नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरभूमि हिंसा की निंदा की। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों से अपराधियों को बढ़ावा देने वालों को कभी क्षमा नहीं करने की अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज लखनऊ में बैठक। इस्लामी सहयोग संगठन की बैठक ने जम्मू कश्मीर पर चीन की अवांछित टिप्पणी को भारत ने खारिज किया। कहा, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का उसे कोई अधिकार नहीं। भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफल परीक्षण किया। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन आयोजन विंग्स इंडिया आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू होगा। केंद्र 31 मार्च के बाद राज्यों को कोविड प्रबंधन पर दिशा निर्देश नहीं जारी करेगा, लेकिन मास्क लगाना जरूरी होगा। विश्व तपेदिक दिवस आज। और खेलों में भारत के प्रणव प्रशांत देसाई ने दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दौर में पहुंचे। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरभूमि में हुई हिंसा की घटनाओं के लिए दुख और संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार जघन्य अपराध कराने वालों को निश्चित रूप से सजा देगी। उन्होंने लोगों से ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों और उनके समर्थकों को कभी क्षमा नहीं करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने अपराधियों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कल शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने महान देशभक्तों का स्मरण करते हुए कहा कि प्रत्येक युवा अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान से प्रेरणा लेता है। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी ना शस्त्र जिसे काट सकते हैं, ना अग्नि जिसे जला सकती है। देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही होते हैं, उन्हें अमृतत्व प्राप्त होता है। विप्लवी भारत गैलरी में क्रांतिकारियों के बौद्धिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित किया गया है। श्री मोदी ने बताया कि सरकार स्मारकों के सौंदर्यीकरण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर कार्रवाई हो रही है तथा लोकतंत्र और आर्थिक अवसर लोगों तक पहुंच रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंक की घटनाओं में बहुत कमी आई है और निवेश तथा रोजगार के अवसर बढ़े हैं। There's been a 33% drop in infiltration, 51 in 2020 versus 34 in 2021. So 33% drop in infiltration, 90% decrease in ceasefire violations,
937 in 2020 versus 98 in 2021. 61% decline in terrorism-related incidents, where in 2020 we had 244, in 2021 we've had 229. वित्त मंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास की अनेक बाधाएं दूर कर दी गई हैं और भारत सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को दी गई औद्योगिक संवर्धन योजना ने विकास के नए द्वार खोले हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में टीकाकरण अभियान की सराहना करते हुए कहा कि वहां 100% पात्र जनसंख्या को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज लखनऊ में बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को बैठक में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बाद में शाम को भाजपा प्रतिनिधिमंडल विधायक दल के नेता के नेतृत्व में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलेगा और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल भाजपा विधायक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे और शपथ ग्रहण समारोह के समय की घोषणा करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल लखनऊ में शहीद पथ पर इकाना स्टेडियम में आयोजित होगा। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत अनेक वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे। बिहार में मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी के तीनों विधायक कल भाजपा में शामिल हो गए। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में अब भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है। इससे भाजपा 75 सदस्यों वाली राष्ट्रीय जनता दल को पीछे कर सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। केंद्र ने कहा है कि कोविड नियंत्रण उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान अब आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। ये फैसला देश में कोविड-19 के रोगियों की संख्या में तीव्र गिरावट को देखते हुए किया गया है। इस महीने की 31 तारीख को मौजूदा आदेश की अवधि समाप्त होने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सलाह भी दी है कि वे अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेशों और दिशा निर्देशों को वापस ले लें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आशय का पत्र लिखा है, परंतु मास्क लगाने और हाथ धोने सहित कोविड नियंत्रण के उपाय जारी रहेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पिछले सप्ताह देश में कोविड के रोगियों की संख्या में तेजी से गिरावट आई। देश भर में करीब 23,000 नए रोगी सामने आए और दैनिक संक्रमण की दर घटकर 0.28% रह गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2020 को पहली बार देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कई दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके बाद परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर इनमें बदलाव भी किए गए। पिछले 24 महीनों में वैश्विक महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे बीमारी का पता लगाने, निगरानी, उपचार, टीकाकरण, अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि बीमारी की प्रकृति को देखते हुए सतर्क रहें और जहां भी संक्रमण में बढ़ोतरी पाई जाती है तो वे स्थानीय स्तर पर त्वरित और सक्रिय कार्रवाई करने पर विचार कर सकते हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का अंडमान निकोबार द्वीप में सफल परीक्षण किया है। विस्तारित रेंज मिसाइल ने अपना लक्ष्य 100% भेदने में सफलता प्राप्त की। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने ब्रह्मोस मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। आज वे गांधीनगर में विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगे। श्री कोविंद कल INS वलसुरा को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करने के लिए जामनगर जाएंगे। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए पोर्टल foscoc.gov.in/ देखें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें।
आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हिंसा की निंदा की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों से अपराधियों को बढ़ावा देने वालों को कभी क्षमा नहीं करने की अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज लखनऊ में बैठक। इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में जम्मू कश्मीर पर चीन की अवांछित टिप्पणी को भारत ने खारिज किया। कहा, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का उसे कोई अधिकार नहीं। भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफल परीक्षण किया। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन आयोजन विंग्स इंडिया आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू होगा। केंद्र 31 मार्च के बाद राज्यों को कोविड प्रबंधन पर दिशा निर्देश नहीं जारी करेगा, लेकिन मास्क लगाना जरूरी। विश्व तपेदिक दिवस आज। और खेलों में भारत के प्रणव प्रशांत देसाई ने दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता और पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, के श्रीकांत स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दौर में पहुंचे। भारत ने पाकिस्तान में आयोजित इस्लामी सहयोग संगठन सम्मेलन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी द्वारा भारत के बारे में अनावश्यक उल्लेख को खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री के भाषण में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का उल्लेख किए जाने पर मीडिया के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा मामला पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है और चीन समेत किसी भी देश को इस पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में कोई टीका टिप्पणी करने से बचता है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन आयोजन विंग्स इंडिया आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का विषय है इंडिया एट 75 नागरिक उड्डयन उद्योग का नया क्षितिज। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की इस 4 दिवसीय समारोह का आयोजन कर रहे हैं। आशा की जा रही है कि उड्डयन क्षेत्र में बदलते परिदृश्य की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ये आयोजन अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। चौथा प्रतिष्ठित चित्र भारतीय फिल्म समारोह कल से भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के नए परिसर में शुरू होगा। 3 दिन के इस फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर अभिनेता अक्षय कुमार समेत अनेक जानी मानी हस्तियां उपस्थित रहेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारतीय चित्र साधना के सचिव अतुल गंगवार ने आकाशवाणी को बताया कि इस समारोह के लिए देश के 18 राज्यों से 15 भाषाओं में 712 फिल्में प्राप्त हुई थी। 716 फिल्में देश भर से हमारे पास आई। नॉर्थ ईस्ट से फिल्में आई, बंगाल से फिल्में आई हमारे पास, साउथ से फिल्में आई, मराठी फिल्में हमारे पास कई आई, हरियाणवी भाषा की, राजस्थानी भाषा की फिल्में भी आई। और हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी थी जिसमें पत्रकार, फिल्म मेकर्स, इस तरीके के लोग शामिल थे। उन्होंने 716 फिल्मों को बारीकी से देखा। फिल्में बहुत अच्छी थी, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ 120 फिल्मों को निकाला उन्होंने। फिल्म फेस्टिवल का समापन 27 मार्च को रविंद्र भवन के नवीन सभागार में किया जाएगा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे। श्रोताओं की जानकारी के लिए भारतीय चित्र साधना फिल्म क्षेत्र में भारतीय विचार के लिए कार्य करने वाली संस्था है। यह प्रति 2 वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर चित्र भारती फिल्मोत्सव का आयोजन करती है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। यूपी बोर्ड के नाम से लोकप्रिय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। कोविड सुरक्षा नियमों के अनुपालन के साथ 2 पारियों में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। 10वीं और 12वीं के 50 लाख से अधिक विद्यार्थी इन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। राज्य भर में 8000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सरकार ने कहा है कि चीन से खिलौना, गेम्स और खेल सामग्री के आयात में कमी आई है। चीन से इन वस्तुओं का आयात 2018-19 में 45 करोड़ 10 लाख डॉलर का था, जो 2021 में घटकर 20 करोड़ 60 लाख डॉलर का रह गया। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल लोकसभा में ये जानकारी दी। भारत ने 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। ये अब तक का सर्वाधिक निर्यात है। निर्यात का ये लक्ष्य निर्धारित समय से 9 दिन पहले ही प्राप्त कर लिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने $400 अरब मूल्य के वस्तु निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था और पहली बार इसे प्राप्त किया। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। क्षय रोग यानी टीबी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों तथा सामाजिक आर्थिक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन प्रतिवर्ष 24 मार्च को आयोजित किया जाता है। टीबी अब भी दुनिया की सर्वाधिक संक्रामक जानलेवा बीमारी है। प्रतिदिन लगभग 4,000 लोग टीबी से जान गंवाते हैं और लगभग 28,000 लोग बीमार पड़ते हैं। विश्व स्तर पर टीबी के नियंत्रण के प्रयासों से वर्ष 2000 से अब तक लगभग 6 करोड़ 30 लाख लोगों का जीवन बचाया जा सका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2025 तक भारत को क्षय रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकजुट प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया है। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर एक संदेश में श्री कोविंद ने क्षय रोग से मुक्त होने वाले ऐसे व्यक्तियों को बधाई दी जो स्वयं स्वस्थ होने के बाद अन्य लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रणव प्रशांत देसाई ने दुबई में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री मुकाबले में कल भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने T64 फाइनल मुकाबले में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ जीती। फजा चैंपियनशिप के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता प्रणव देसाई ने 24.42 सेकंड में ये दूरी पूरी की। कल ही भाला फेंक F40 फाइनल मुकाबले में इराक के नास अहमद ने 29.08 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत, पारुपल्ली कश्यप और अश्मिता चालिहा कल स्विट्जरलैंड के बासेल में स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश आरसी लाहोटी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि न्यायपालिका और उपेक्षित वर्गों को शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। 24 मार्च 1902 को बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वतंत्रता सेनानी प्रमथनाथ मित्र ने क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन किया था। श्री अरबिंदो घोष के छोटे भाई बारेंद्र कुमार घोष को अनुशीलन समिति का प्रमुख बनाया गया। अलग अलग दौर में अनेक राष्ट्रवादी इस संगठन से जुड़े रहे, जिनमें श्री अरबिंदो घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, देशबंधु चितरंजन दास, सुरेंद्र नाथ ठाकुर, पुलिन बिहारी दास, सरला देवी, रास बिहारी बोस, बाघा जतिन, सचिंद्र नाथ सान्याल, जतिन दास और विपिन चंद्र पाल शामिल हैं। अनुशीलन समिति का संबंध यूथ क्लब की स्थापना से जोड़ा जा सकता है, जो युवाओं के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए समर्पित था। समिति ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का प्रतिपादन किया। समिति की 2 शाखाएं थीं, ढाका अनुशीलन समिति जो ढाका में केंद्रित थी और जुगांतर अनुशीलन ग्रुप जो कलकत्ता में केंद्रित था। इन्हें रूस और इटली की सीक्रेट सोसाइटियों की तर्ज पर संगठित किया गया था। ये समिति स्वामी विवेकानंद के विचारों, भाषणों और लेखन से प्रेरित थी। समिति पर बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ का बहुत प्रभाव था। 1907 से अनुशीलन समिति के सदस्य क्रांतिकारी गतिविधियों में अत्यधिक सक्रिय हो गए। अरबिंदो घोष और विपिन चंद्र पाल ने मार्च 1906 में बंगाली राष्ट्रवादी साप्ताहिक जुगांतर न्यू एरा और उसके अंग्रेजी संस्करण वंदे मातरम का प्रकाशन शुरू किया।
उनके माध्यम से भारतीय नागरिकों में क्रांतिकारी भावना पैदा करने के लिए सशस्त्र आंदोलन शुरू करने की शिक्षा दी जाती थी। मुजफ्फरपुर में हत्या बंगाल के क्रांतिकारी हिंसक इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध घटनाओं में शामिल है। उसके बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बंगाल की जनता के नायक बन गए। बाद में कलकत्ता के माणिक टोला गार्डन में बम बनाने के कारखाने का पता चला तथा कथित अलीपुर षड्यंत्र केस में बारिंद्र कुमार घोष पर मुकदमा चलाया गया। अलीपुर केस के बाद कई गिरफ्तारियां हुई और अनुशीलन समितियों के कार्यालयों में छापे मारे गए। अनुशीलन समिति की क्रांतिकारी गतिविधियों से सचेत होकर अंग्रेजों ने उसे कुचलने के कई प्रयास किए। समिति और गदर पार्टी की गतिविधियों के कारण डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर रॉलेट एक्ट बना। ढाका अनुशीलन समिति की उस समय कमर ही टूट गई जब पुलिन दास को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास के लिए निर्वासित कर दिया गया। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव मालखाने पर मास्टर सूर्यसेन की छापेमारी पूर्वी बंगाल में अंतिम क्रांतिकारी गतिविधि थी। 1930 के दशक के आखिर में अनुशीलन समिति के अनेक सदस्य सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1938 में जुगांतर ब्रांच को औपचारिक तौर से भंग कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में पश्चिम बंगाल में समिति के सदस्यों ने रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी बनाई, जबकि पूर्वी ब्रांच बाद में श्रमिक कृषक समाजवादी दल में मिल गई, जो आजकल बांग्लादेश में है। आज हम गदर पार्टी के क्रांतिकारी ज्ञानी प्रीतम सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। वे थाईलैंड में रह रहे भारतीयों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहन देने के कार्य में संलग्न थे। 1940 में उन्होंने गदर पार्टी के पूर्व साथियों के समर्थन से इंडिपेंडेंट लीग ऑफ इंडिया के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रीतम सिंह ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए जापानी खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी के साथ मिलकर कार्य किया। प्रीतम सिंह को टोक्यो में भारत की स्वतंत्रता के बारे में अनौपचारिक चर्चा के लिए भेजे जाने वाले गुडविल मिशन के सदस्य के रूप में चुना गया, लेकिन 24 मार्च 1942 को टोक्यो के लिए उड़ान भरने के बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनका निधन हो गया। महान स्वाधीनता सेनानी ज्ञानी प्रीतम सिंह को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की वर्षा की संभावना है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लेह और गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश होने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इससे बड़ी आसानी से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
प्रियंका बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, $400 अरब मूल्य के निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने की भारत की उपलब्धि अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता का शीर्षक है, पहली बार $400 अरब के पार निर्यात। हिंदुस्तान का कहना है, सस्ते निर्यात से दुनिया का बढ़ा भरोसा, अन्य देशों के मुकाबले भारत ने किफायती दरों पर ढुलाई की। चीन के प्रति रवैया बदलने का भी मिला फायदा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सरकार मौजूदा विदेश व्यापार नीति को 31 मार्च के बाद कुछ और महीनों के लिए आगे बढ़ाएगी। मार्च 2020 से मार्च 2022 के बीच देश के आर्थिक विश्लेषण पर दैनिक भास्कर लॉकडाउन फाइल शीर्षक से लिखता है, जीडीपी 30% बढ़ी, बेरोजगारी 15% घटी, रिकॉर्ड निर्यात, तरक्की की नवशक्ति, रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर में तेजी, डिजिटल लेन देन में 4 गुना से भी ज्यादा वृद्धि। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियां 31 से खत्म, लेकिन 2 गज की दूरी, मास्क और हाथों की सफाई जरूरी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा पर हाईकोर्ट सख्त, 10 लोगों को जिंदा जलाने पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने लिया स्वतः संज्ञान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरभूमि हिंसा की निंदा की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों से अपराधियों को बढ़ावा देने वालों को कभी क्षमा नहीं करने की अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज लखनऊ में बैठक। इस्लामी सहयोग संगठन की बैठक ने जम्मू कश्मीर पर चीन की अवांछित टिप्पणी को भारत ने खारिज किया। कहा, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का उसे कोई अधिकार नहीं। भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफल परीक्षण किया। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन आयोजन विंग्स इंडिया आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू होगा। केंद्र 31 मार्च के बाद राज्यों को कोविड प्रबंधन पर दिशा निर्देश नहीं जारी करेगा, लेकिन मास्क लगाना जरूरी होगा। विश्व तपेदिक दिवस आज और खेलों में भारत के प्रणव प्रशांत देसाई ने दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।